दोस्तों आज चंद्रमुखी 2 मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो कि कुछ हॉरर टाइप और कॉमेडी भी है। अगर आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कहानी शुरू होती है। हम एक पंडित को एक अमीर घर में देखते हैं और पूरे परिवार वाले अपनी परेशानियां बताते हैं। दरअसल इस घर की जो मेन हेड है जिनका नाम रागिनी होता है, उनकी एक बेटी का मंगनी के दिन कार एक्सीडेंट में चल फिर नहीं सकती है और दूसरी बड़ी बेटी एक मॉमडन के साथ भाग के शादी कर लेती है और उनका तो बच्चे भी हैं। और रागिनी दूसरे जात से शादी कर ली थी, इसी वजह से बड़ी बेटी से संबंध नहीं रखती हैं और बड़ी बेटी उसके हस्बैंड एक फ्लाइट क्रैश में मारे जाते हैं। और ये है रागिनी की बड़ा भाई और भतीजा जिनकी कॉटन फैक्ट्री है और उनका कॉटन फैक्ट्री अचानक से जल जाती है जिससे काफी लोगों की मौत हो जाती है। और यह है रागिनी की छोटा भाई जिनका कपड़ों का एक्सपर्ट का कारोबार था, वो भी बंद हो गया है। इस परिवार में एक एक करके मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, इसीलिए पंडित जी के राय जानते हुए पंडित जी बताते हैं कुल देवी के श्राप की वजह से आप लोगों के परिवार में ऐसे घटनाएं हो रही हैं। तब रागिनी कहती हैं जहाँ तक मुझे याद है हम कभी कुलदेवी के मंदिर नहीं गए। पंडित जी कहते हैं इंसान पैसों के लालच में गांव की कुलदेवी को बल जाते हैं, तुम लोगों ने भी यही किया और साल में एक बार कुलदेवी का पूजा होनी चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों से ये पूजा होती आई है और गाँव में तुम्हारे कुलदेवी ही नहीं तुम्हारे पितृ देवता भी है। तब रागिनी कहती हैं अब आप ही बताइए अब हम क्या कर सकते हैं। तब पंडित जी कहते हैं तुम्हारे हर सदस्य को गांव में 2 दिन रहकर नवरात्रि में देवी के सामने दिए जलाने होंगे और दुर्गाष्टमी के दिन पूजा करनी होगी, तब सारे संकट दूर हो जाएंगे। तब रागिनी का भतीजा कहता है इस पूजा में उन 2 बच्चों को भी लाना होगा क्या पंडित जी। तब पंडित जी कहते हैं बिल्कुल लाना होगा, क्योंकि खून तो तुम ही लोगों का है, तुम लोग मानो या ना मानो वो लोग आएंगे तो ही पूजा संपन्न होगी, नहीं तो नहीं। ये कहकर पंडित जी चले जाते हैं। फिर रागिनी कहती है वो बच्चे कहाँ हैं पता लगाओ। रागिनी के छोटा भाई कहते हैं ये मैनेजर उनके टच में है, ये बता पाएंगे। फिर मैनेजर कहते हैं वो बच्चे एक बड़े ऑडिटर के गोद लिया हुआ बेटे के निगरानी में है और वो 2 बच्चे आपसे ज्यादा प्रॉपर्टी के वारिस है। रागिनी बच्चों को लाने के लिए कहती है। फिर सीन एक स्कूल बस में देखते हैं जहाँ बस के अंदर बहुत सारे बच्चों को किडनैप किए हुए हैं। इधर एक तगड़ा गुंडा उसी जज को कॉल करके फैसला अपने हक में करने का धमकी देता है, नहीं तो सारे बच्चे मारे जाएंगे कहता है। ये वही जज है जिनके गोद लिए बेटे की निगरानी में वो 2 बच्चे थे और उसी स्कूल बस में बाकी बच्चों के साथ वो 2 बच्चे भी किडनैप थे, लेकिन वो बिंदास बस में मस्ती कर रहे थे। तब एक गुंडा आकर कहता है तुम लोगों को डर नहीं लगता। तब बच्चे कहते हैं हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमें बचाने के लिए कोई आ चुका है। और उसी टाइम पांडियन का एंट्री होती है और उन सब गुंडों को मारकर भगा देता है और सब बच्चों को बचा लेता है। इधर गायत्री अपने परिवार के साथ एक आलीशान महल को सिलेक्ट करती हैं जो उनके गांव बेतियापुर के पास में है। दरअसल इस महल में ही भूतिया कहानी छुपी है। खैर दूसरे सीन में गेट के पास एक आदमी को देखते हैं जो थोड़ा कॉमेडियन टाइप है और उसका नाम ओटीपी है और इस महल की ऑनर है। ओटीपी महल को बेच नहीं पा रहा था, ना ही रेंट पर दे पा रहा था, इसीलिए दुखी होकर अपने मरी हुई माँ बाप को कोस रहा था। तभी वहाँ रागिनी अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचती हैं और घर को अच्छे से देखती हैं, फिर रेंट पर लेती हैं और ओटीपी भी महल के भूतिया राज नहीं बताता है और सबको कमरा दिखा देता है और कहता है कि तुम लोग कहीं पर भी जा सकते हो लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं जाना है। दरअसल ओटीपी बहाना करता है क्योंकि इस महल की राज उसी दिशा में छुपी हुई है। इधर पांडियन वो 2 बच्चे के साथ राजमहल पहुंच जाते हैं। पांडियन वहीं बड़े ऑडिटर के गोद लिया हुआ बेटा है जिनके निगरानी में ये 2 बच्चे हैं। अब बच्चे राजमहल के अंदर आते हैं और सबको नमस्ते करते हैं और फिर अपनी नानी के हाथ चूमकर कहते हैं नानी आप हमारी बिल्कुल माँ जैसी दिखती हैं, हमेशा आपको फोटो में देखा था। तब रागिनी के भतीजा कहता है तुम लोग दूर रहो, ज्यादा मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर बच्चों को बहुत ही जोर से डांट देता है और बच्चे भी मायूस हो जाते हैं। फिर व्हील चेयर पर बैठी लड़की को देखकर पूछते हैं मासी आपको क्या हुआ है। फिर गायत्री बच्चे को रूटली दूर रहने को कहती है। फिर पांडियन बच्चों को समझाते हैं एक दिन ये सब लोग तुम दोनों से प्यार करेंगे। ऐसा कहकर बच्चों को कमरे में लेकर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह किसी लड़की की गाने की आवाज सुनकर सब परिवार वाले बाहर देखते हैं तो उन्हें लक्ष्मी दिखाई देती हैं जो महल के आंगन में पहली बार रंगोली बना रही थी और लक्ष्मी इसी महल के पीछे रहती हैं और वो दूध वाली की बेटी है। फिर पांडियन लक्ष्मी के साथ थोड़ा अटैच होता है। फिर लक्ष्मी घर जाकर अपने पापा से अपनी इच्छा बताती हैं जो कि उसे महल को अंदर से एक बार देखना है। दरअसल लक्ष्मी जब से यहाँ आई है तब से महल के बारे में काफी सुना है लेकिन आज तक अंदर जाके नहीं देखा है।
दूसरी तरफ पांड्यन बच्चों के साथ मंदिर जाने के लिए बच्चों का वेट कर रहा था। जब बच्चे आते हैं तो रागिनी पांड्यन को मंदिर जाने से मना करती है, लेकिन बच्चे भी मंदिर नहीं जाते हैं, अपने मामा यानी पांड्यन के साथ रहते हैं। उधर रागिनी अपने परिवार के साथ कुलदेवी मंदिर पहुंचती है। रागिनी मंदिर का हालत देखकर कहती है, पंडित जी ने सही कहा था, हमने कुलदेवी का मंदिर का सही से ख्याल नहीं रखा, जिस वजह से मंदिर का बहुत बुरा हाल है। सामने से एक अघोरी साधु आकर कहता है, आ गए तुम लोग, अभी याद आया कुलदेवी का? वो नहीं आया क्या? जब तक वो नहीं आता है तब तक तुम्हारे परिवार में कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वो अघोरी यहाँ से चला जाता है। फिर रागिनी इधर उधर देखने पर उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वहाँ एक पंडित रहते हैं। उनसे रागिनी कहती है, ये हमारा कुलदेवी का मंदिर है, लेकिन ये ऐसी हालत में क्यों है? तब पंडित जी कहते हैं, 60 साल पहले जब मैं छोटा था तब इस मंदिर में पूजा करने के लिए आया था, तब से यह मंदिर ऐसे ही हालत में है। रागिनी कहती है, नवरात्रि में दिए जलाकर दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा करना चाहते हैं, इससे हमारे परिवार का हर संकट दूर हो जाएगा। तब पंडित जी कहते हैं, एक समस्या का समाधान के लिए दूसरी समस्या में फंसने आए हैं। वहाँ दीप नहीं जला सकती, वहाँ रोशनी नहीं हो सकती, वो होने नहीं देगी। तब रागिनी के बड़ा भाई पूछता है, वो कौन है? तब पंडित जी कहते हैं, चंद्रमुखी। दरअसल इस गांव में राजमहल और कुल देवी के मंदिर में जो भी जाएगा मारा जाएगा, ऐसा बातें फैल रखी थी। फिर रागिनी के भतीजा कहता है, हमें मंदिर के पास एक स्वामी मिले थे, वो भी किसी के आने के बारे में कह रहा था, कहीं वो बेटिया तो नहीं? फिर पंडित जी कहता है, अच्छा तुम सब उनसे मिल चुके हो? जब मेरे दादाजी उनसे मिले थे तब भी वो ऐसे ही थे। अब मैं खुद 70 साल का हूँ, तो सोचो उनका कितना उम्र होगा, उनका हिसाब लगा लो तुम। मरने के बाद सभी राख बन जाते हैं, उसी राख को वो शरीर पर लगाकर तब से मृत्यु के लिए भटक रहे हैं। अगर संकट से बचना है तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन रागिनी यहाँ से जाने से मना करती हैं, क्योंकि उसे अपने घर के आने वाली मुसीबतों को हटाना था। यहाँ लक्ष्मी पांड्यन के पास आकर कहते हैं, मुझे राजमहल को अंदर से देखना है। तब पांड्यन कहता है, अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो तुम रात को आ जाना, सब सोने के बाद। उसके बाद रात होती है। पांड्यन दरवाजे के पास लक्ष्मी के इंतजार में टहलने लगता है। फिर लक्ष्मी चुपके से महल में पहुंच जाती है। पांड्यन लक्ष्मी को पूरे महल दिखाने लगता है। तभी लक्ष्मी को एक दरवाजे पर नजर पड़ती है और वो उसे देखते देखते पांड्यन से लिपट पड़ती है। फिर सुबह होती है। रागिनी के बड़ा भाई महल के ऑनर ओटीपी को घर के कागजात के बारे में पूछता है। वो महल को खरीदना चाहता है और ओटीपी भी महल को जल्द से जल्द बेचना चाहता था। लेकिन उसी बीच एक आदमी आता है मंदिर के साफ सफाई और मजदूरों के बारे में बात करने। तब वो आदमी कहता है, तुम सब दक्षिण की तरफ मत जाना, वहाँ मैंने 17 साल पहले पेंटिंग के लिए गया था, तो वहाँ मुझे एक छाया दिखाई दिया जिससे मुझे दौरे पड़ने लगे थे। आगे और भी कुछ कहता, तभी ओटीपी उसे भला बुरा कह के भगा देता है, क्योंकि उसका भांडा न फूट जाए। फिर ओटीपी कागजात के बारे में बात करने लगता है। तभी पांड्यन बीच में टोक देता है और कागजात के काम को टाल देता है, क्योंकि पांड्यन को महल के प्रति शक था। अब रात के समय होता है। रागिनी के छोटी बेटी उस आदमी की बात को याद करके दक्षिण की ओर चली जाती है। फिर वहाँ एक कमरे में उसे एक घुंघरू मिलती है, जिसे उठाकर वो फूंक मारती है और उससे एक रोशनी निकलती है जो एक दीवार में जाके चंद्रमुखी की तस्वीर बन जाती है। फिर वहाँ रखे एक पुतले को देखकर डर के चिल्लाती है, जिस कारण घर के लोग डर के उठ जाते हैं। उसी समय एक आदमी चिल्लाकर सबको नीचे बुला लेता है। तभी सब घर वाले देखते हैं तो एक बूढ़ी औरत इस महल की वॉचमैन की माँ है, जिसे दौरे पड़ने लगे थे और वो चीख रही थी। फिर अजीब तरह से सबको घूर के देख रही थी। तब रागिनी उस बूढ़ी औरत की बहू को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने को कहती है। उसके बाद सभी चले जाते हैं, लेकिन ओटीपी सोच में पड़ जाते हैं कि सालों बाद उस औरत ने चिल्लाई, इसका मतलब महल में नहीं, इन्हीं में से कोई भूत है। फिर वो पांड्यन को शक करता है और उसके पास जाता है, लेकिन पांड्यन भी उसे भूत बनने की नाटक करके उसे खूब डराता है। अब सीन सुबह में दिखाया जाता है। रोज की तरह पांड्यन बच्चों को उठाने जाते हैं, लेकिन बच्चे कमरे में नहीं थे, जिस कारण वो डर जाते हैं और बाहर जाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। पांड्यन तुरंत घर के अंदर जाके देखता है तो रागिनी के भतीजा दोनों बच्चों को मारता है और सीढ़ियों से घसीट कर नीचे ले आता है और कहता है, इस घर से दूर रहो, आस पास भी भटकने नहीं दिखाई देना चाहिए। तब पांड्यन का बहुत गुस्सा आता है
और रागिनी के भतीजे को गले पकड़ के मारने लगता है। तभी रागिनी झगड़े को बंद करने को कहती है। फिर पांडियन के पास बच्चे आके कहते हैं, कल रात उस आंटी की आवाज सुन के हमें बहुत डर लग रहा था और नानी बिल्कुल हमारी मम्मी जैसी थी, इसलिए उनके पास सोने चले गए थे और अंकल को बुरा लगा हमें घर से बाहर निकाल रहे थे। पांडियन गुस्से से कहता है, अपनी माँ की याद में अपनी नानी के पास सोए हुए बच्चों को इस तरह से मारते हुए शर्म नहीं आती है। मुझे जितने चाहे जलील कर लो, लेकिन इन बच्चों के खिलाफ मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रागिनी के बड़े भाई कहता है, इन बच्चों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये उसी के बच्चे हैं जो हमारा नाक कटवा कर रातों रात किसी और के साथ भाग गई थी। रागिनी के छोटा भाई कहता है, अगर हमारे परिवार में इतनी बड़ी समस्या नहीं आई होती तो इन बच्चों को हम साथ नहीं रखते। तब पांडियन कहता है, तुम्हारे घर में होने वाला हादसों की वजह सिर्फ वो मंदिर नहीं, इन बच्चों की मरी हुई माँ की आत्मा तुम्हें लोगों की वजह से दुखी है। धर्म बदलने पर आपकी बेटी को अपनाएंगे ऐसा इनके खानदान ने कहा, लेकिन आपकी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ दिया इन बच्चों के बाप ने। आप लोगों ने एक बार भी इन बच्चों के नाम नहीं पूछा। इन दोनों बच्चों के नाम रागिनी और कलाम है। पांडियन रागिनी को कहता है, आपने अपनी बेटी को भूल गई है, लेकिन आपकी बेटी आपको नहीं भूली है, इसलिए आपका नाम बेटी को रखा है। जब कलाम और रागिनी भाई बहन हो सकते हैं तो क्यों तुम लोग धर्म को लेकर रोते हो? इन बच्चों को तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए मैं जिंदा हूँ, इनकी देखभाल मैं मरते दम तक रखूंगा। ऐसा कहकर पांडियन बच्चों को लेकर जा रहा था और इसी बात पे रागिनी भावुक होकर उन सबको रोकती हैं और कहती हैं, काश ऐसा कोई मुझे पहले समझाया होता तो आज मेरी बेटी और दामाद जिंदा होते। नेक्स्ट सीन में एक आदमी को नदी में हाथ मुंह धोते दिखाई देते हैं और वहाँ एक सांप को भी देखते हैं जो उस आदमी को पानी के अंदर निकल लेता है। फिर दूसरे आदमी को देखते हैं जो अपने साथी को पानी में ढूंढ रहा था। नहीं मिलने पर बिजली की तार खींचने पर शॉर्ट सर्किट की वजह से वो आदमी भी मारा जाता है। एक आदमी रागिनी के बड़े भाई को ये बात बताता है। फिर सब लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। पंडित जी उन दो लाशों को देखकर रागिनी को कहते हैं, इन दोनों को उसी ने मारा है। न ये दोनों मंदिर के साफ सफाई करने जाते, न ये मारे जाते। आज तुम्हारी जिद की वजह से इन दोनों की मौत हुई है। अभी भी वक्त है, जिद छोड़ दो। आज तक जितने भी मंदिर की साफ सफाई की है उन लोगों को चंद्रमुखी ने मौत की घाट उतार दी है। जब तक मंदिर के अंदर रोशनी नहीं पड़ती तब तक दुनिया के कोई भी ताकत चंद्रमुखी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए मेरी बात मानो, मंदिर के साफ सफाई और पूजा का ख्याल दिमाग से निकाल दो और घर लौट जाओ। तभी रागिनी पंडित जी के बात पर यकीन नहीं करती हैं। घर आने पर कहती हैं, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। इस घर में आने से पहले हमें हवन करके गृह प्रवेश करना चाहिए था। तब रागिनी के बड़े भाई कहते हैं, हम ऐसा ही करते हैं, पंडित जी को लाके पूजा करते हैं। ये बात सुन के ओटीपी टूटता है, लेकिन पांडियन पंडित को खुद लेके आएंगे कहता है। पांडियन हर के बाबा को दासियों के साथ एक बोरी में लेकर आता है जो थोड़ा कॉमेडियन टाइप है, और वो हर की बाबा बोरी से बाहर निकलते ही नहर को देखकर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पांडियन जाने नहीं देता है। फिर ओटीपी उस ठरकी बाबा को कान में चुपके से कहता है, अगर अंदर जाके तुमने इस नहर में भूत है कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर पंडित जी पूजा शुरू करते हैं और उनके सामने एक टॉर्च रखते हैं और मंत्र के साथ उस टॉर्च को घुमाते हैं और वो एक जगह रुक जाती है। जिस दिशा में टॉर्च रुकी है उस दिशा होकर जाने लगते हैं। सब उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर पंडित एक कमरे के अंदर अकेले चले जाते हैं और बाकी सब दरवाजे के बाहर इंतजार करते हैं। पंडित अंदर यहाँ वहाँ देखने लगता है, तब उसे चंद्रमुखी की फोटो दिखाई देता है, जिसे देखकर बहुत तारीफ करने लगता है। फिर अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और चंद्रमुखी पंडित जी को चंद्रमुखी पीट पीट कर पर्दा बना देती है। सब पंडित को उठाकर बाहर लेके आते हैं। ये सब देखकर रागिनी ओटीपी से पूछती है तो ओटीपी कोई छोटी कहानी बना देता है, जिसे देख पांडियन ओटीपी के ऊपर शक करता है और ओटीपी को कहता है, तुम कहानियाँ अच्छे से बना लेते हो। फिर पांडियन को हम कुलदेवी के मंदिर जाते हुए देखते हैं। फिर वहाँ से एक डरावनी आवाज आती है और पांडियन को यहाँ से चले जाने को कहती है। फिर पांडियन इग्नोर करता है और यहाँ वहाँ ध्यान से देखने लगता है। फिर रात होती है, महल में बिजलियां कड़कने लगी और महल के अंदर पायलों की आवाजें आने लगी, जिसे सुन के सभी लोग जाग जाते हैं।
फिर घर के छत के ऊपर किसी के छाया चलने लगती हैं। सब उठकर ऊपर देखने के लिए जाने लगते हैं। ये देख ओटीपी मन ही मन सोचने लगता है कि आज मेरा भांडा फूट जाएगा। रागिनी ओटीपी से पूछती हैं यहाँ कैसी आवाजें आ रही हैं। तब ओटीपी फिर से कोई फेक स्टोरी सुना देता है। ऊपर रागिनी के भतीजा और छोटा भाई देखने के लिए जाते हैं। उन्हें एक कमरे में एक परछाई देखकर डर के नीचे लोटपोट होकर आते हैं। फिर रागिनी के पूछने पर कहते हैं हमने ऊपर बहुत बड़ा परछाई देखा जिसे देखकर डर गए। इस बात पर गायत्री सोचती है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा सोचकर वो ऊपर चली जाती है। यहाँ पांड्यन घर आ जाते हैं। सबको ऐसे देखकर रागिनी से पूछते हैं यहाँ क्या हुआ है। रागिनी महल में हुई कहानी बताती हैं और गायत्री ऊपर देखने गई है कहती हैं। फिर गायत्री लक्ष्मी को लेकर नीचे आ जाती हैं और कहती है तुम लोगों ने इनकी परछाई देखकर डर गए हो, ये ऊपर घूम रही थी। इस बात पर रागिनी लक्ष्मी से पूछती है तुम इतनी रात को ऊपर क्या कर रही थी। तब पांड्यन कहता है लक्ष्मी को महल देखने का शौक था, ये बात मुझे कई बार बता चुकी थी। आप लोग सो गए सोचकर देखने आई थी लेकिन बेचारी पकड़ी गई। फिर सुबह होती है। रागिनी के बड़े भाई रागिनी को कहता है मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लिया है लेकिन मौत की खबर सुनकर कोई भी मंदिर की साफ सफाई करने को तैयार नहीं है। इस बात पर पांड्यन रागिनी से कहता है मैंने आप लोगों को बिना बताए उस मंदिर में चला गया था। वहाँ दलदल कीचड़ झाड़ियाँ कुछ भी नहीं था। वो पानी में गिरने से पहले हार्ट अटैक से मरा था और जो आदमी बिजली के झटके से मरा उसने नंगे बदन देखे बिना बिजली की बटन को ऑन किया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। इन दोनों की मौत एक हादसा था, बहुत कुछ नहीं होता। तब रागिनी के भतीजा कहता है ये कुछ कह रहा है, पंडित कुछ कह रहा है, इन दोनों के बीच हम कंफ्यूज में रह गए हैं। तब गौरी कहती है पांड्यन बिल्कुल सच कह रहा है, अगर भूत होता तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को मारता। वहाँ 20 लोग थे लेकिन मरा सिर्फ 2 लोग। हम सब यहाँ घर में इतने सारे लोग रहते हैं, हम सब मिलकर मंदिर की साफ सफाई कर लेंगे। फिर पांड्यन कहता है आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मंदिर की साफ सफाई करने जाऊंगा। अब पांड्यन मंदिर में आता है और एक नारियल में आग देके नारियल फोड़ देता है। उससे एक आग की तिल्ली झाड़ियों में गिरता है और आग पूरे जंगल में फैलता है। और इधर चंद्रमुखी महल में पांड्यन के मंदिर जाने से घर में उथल पुथल कहती है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर पांड्यन आग के घेरे में फंस जाते हैं। जैसे तैसे करके उस आग के घेरे से पांड्यन निकल जाता है। मंदिर में आग से रोशनी आ जाती है। फिर एक पेड़ के नीचे वो अघोरी साधु पांड्यन को देखकर हंसने लगता है और कहता है आखिर तुम आ ही गए, मुझे पता था ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे। अगर तुम्हारी जगह कोई और ये काम करता तो इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाता। फिर अघोरी पांड्यन से कहता है तेरा जन्म सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था बेटिया और तेरा राशि एक ही है। तुम दोनों अमावस्या में पैदा हुए हो उस काली रात में। यहाँ पर जो भी अनहोनी हो रही है उसका अंत सिर्फ तू ही कर सकता है और इस कार्य में तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारे घर में भी किसी एक व्यक्ति के अंदर चंद्रमुखी छुपी हुई है और उसी को माध्यम बनाकर वो अपना कार्य पूरा कर रही है। अघोरी साधु की बात सुनकर पांड्यन घर आता है। फिर सबको कहता है मंदिर की सफाई हो गई है, अब वहाँ सब ठीक है, आप लोग वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं। तब रागिनी कहते हैं तुम्हारे मंदिर जाते ही यहाँ उथल पुथल हुआ, चीजें बिखरने लगी, किसी की रोने की चिल्लाने की आवाजें सुनी। जैसे तैसे हम सबकी जान बची है। अब हम मंदिर से दूर रह के मंदिर में पूजा कर लेंगे लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे। तब पांड्यन कहता है इस घर से दूर जाके भी कोई फायदा नहीं है, मुसीबतें कम नहीं होगा। मंदिर साफ करते समय मुझे एक अघोरी मिला जिन्होंने मुझे बताया कि आप में से किसी एक के शरीर में चंद्रमुखी प्रवेश कर चुकी हैं। ये जाने बिना घर कैसे छोड़ सकते हैं। उस साधु ने यह भी बताया आज से 17 साल पहले इस घर में इसी तरह हादसा हो चुका है। तब रागिनी के भतीजा ओटीपी को कहता है तूने ये सब पहले हमें क्यों नहीं बताया। तब ओटीपी कहता है मैं बताने वाला था लेकिन हिम्मत नहीं हुई और ये मामला शांत भी हो चुका था लेकिन तुम लोगों ने दक्षिण की ओर जाके खुद ही पंगा ले लिया। अब तुम लोगों को जाना है तो जाओ लेकिन मेरा किराया देके जाना। नेक्स्ट सीन में कहानी की शुरुआत में जो पंडित को देखे थे उन्हें मदद के लिए बुलाया जाता है और पंडित जी ओटीपी से 17 साल पहले की कहानी पूछते हैं। फिर ओटीपी भी सब कुछ सच सच बता देता है और चंद्रमुखी मूवी 1 का कहानी बताते हैं। फिर पंडित जी एक कमरे में जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ इस कमरे में कोई तो जरूर आया था। फिर पंडित जी सब लोगों से पूछते हैं कि इस कमरे में कौन आया था लेकिन कोई जवाब नहीं देते हैं।
हालांकि इस कमरे में 2 लोग आ चुके थे। फिर पंडित जी सब लड़कियों को एक एक करके चंद्रमुखी की इस जगह पर खड़े होने को कहते हैं और कहता है जो भी चंद्रमुखी से प्रभावित है उसका झलक दिख जाएगा। फिर सबसे पहले रागिनी जाके खड़ी होती है, उसके बाद लक्ष्मी को खड़े होने को कहते हैं लेकिन वो मानती नहीं है। जबरदस्ती उसे खड़े होने को कहते हैं तो वो अपने साथ व्हील चेयर पर बैठी दिव्या को लेकर जाती हैं, जिससे दिव्या के अंदर ही चंद्रमुखी पाया जाता है और वो हवा में चली जाती हैं और गुस्से से सबको राजमहल से जाने को कहती हैं। फिर वो बेहोश हो जाती हैं। उसकी हालत देखकर पंडित जी सबसे कहते हैं कि उसके अंदर चंद्रमुखी है, कोई उसे नहीं बताएगा। तब दिव्या को होश आता है और उसकी पैर ठीक हो चुकी थी, जिससे वो खुश होकर सबको बताने बाहर आई और उसकी खुशी देखकर सब उससे नॉर्मल बिहेव करते हैं। इधर पांडियन लक्ष्मी को चाहने लगता है, उसके साथ लाइन मारने लगता है। अब नवरात्रि के टाइम भी नजदीक आ रही थी। इधर आधी रात को दिव्या एक तलवार लेकर बिटिया को ढूंढने लगती है और साथ ही तलवार को धार भी करने लगती है और यह सब पांडियन देख लेता है और दिव्या भी पांडियन को देखकर बेहोश हो जाती है। फिर पांडियन दिव्या को उठाकर कमरे में सुला देता है। अब परिवार वाले मंदिर जाते हैं। इधर पांडियन महल में थोड़ी छानबीन करता है। इधर दिव्या गाड़ी चला रही थी, उसके साथ में रागिनी और वो 2 बच्चे थे। दिव्या इन सबको मारने की कोशिश करती है क्योंकि पूजा ना हो पाए और उसके अंदर चंद्रमुखी आ चुकी थी। इधर पांडियन एक सीक्रेट कमरे को खोलता है जो एक बैट्समैन की तरफ जाता है, जहाँ पर वेट्टिया का सामान और सिंहासन था। पांडियन उस पर बैठ जाता है और अपने आप को वेट्टिया की तरह रिएक्ट करता है। इधर दिव्या कार खाई में गिराने वाली थी कि वो रुक जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था राजमहल में वेट्टिया आ चुका है। दरअसल वेट्टिया भी पांडियन के शरीर में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पंडित जी एक मृत शरीर में चंद्रमुखी को कैद करने को सोचते हैं। फिर उस अघोरी से शमशान में मिलते हैं। अघोरी पंडित को वेट्टिया की कहानी बताते हैं। वेट्टिया एक राजा था जिसका सेनापति एक परम मित्र था सिंगोटियन। वेट्टिया और सिंगोटियन एक साम्राज्य को कब्जा करते हैं। तभी वेट्टिया चंद्रमुखी को देखकर चाहने लगता है और उसके प्यार में पागल होने लगता है और उदास होने लगता है। और यहाँ अघोरी जो है ये और कोई नहीं सिंगोटियन के ही गुरु हैं, जिनका नाम रुद्रा है। इनके पास कोई शक्ति जरूर होगा क्योंकि उस वक्त से लेकर आज तक भी ये ऐसे ही दिखते थे। सिंगोटियन बेटियन से उदास होने का कारण पूछने पर चंद्रमुखी से प्रेम का कारण बताते हैं। फिर सिंगोटियन चंद्रमुखी को लाने सेनाओं के साथ चला जाता है। फिर खुद ही चंद्रमुखी को देखकर प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और नृत्य की थी। खैर अब सिंगोटियन जबरदस्ती चंद्रमुखी को महल में लाते हैं और वेट्टिया से चंद्रमुखी को भूलने को कहते हैं क्योंकि अब उसका दिल चंद्रमुखी पर आ गया है। लेकिन वेट्टिया इस बात से सिंगोटियन के साथ बगावत करते हैं और सिंगोटियन चंद्रमुखी के लिए अपने ही मित्र का गला काट देता है। साथ ही पूरा साम्राज्य और चंद्रमुखी को पा लेता है और खुद को वेट्टिया घोषित करता है। हालांकि चंद्रमुखी सिंगोटियन को अपने प्रेमी के बारे में बताता है, लेकिन सिंगोटियन चंद्रमुखी की एक नहीं सुनते हैं और ये वही कुलदेवी मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। उस वक्त चंद्रमुखी की प्रेमी गुणाशेखर ये सब देख रहा था और चंद्रमुखी गुणाशेखर को इशारों से यहाँ से जाने को कहती हैं और ये सब वही अघोरी बाबा देख लेता है। फिर अचानक से गुणाशेखर गायब हो जाते हैं। दरअसल उस अघोरी ने ही वेट्टिया को गुणाशेखर के बारे में बताया है, जिस कारण वेट्टिया गुणाशेखर को पकड़कर महल में लाते हैं। इसी वजह से वो मंदिर से अचानक गायब हो गए थे। फिर वेट्टिया चंद्रमुखी के सामने ऐसा नाटक करते हैं जैसे उसे चंद्रमुखी के प्रेमी के बारे में कुछ पता ना हो। फिर चंद्रमुखी महल में गुणाशेखर को देखकर घबरा जाती है और एक दासी के साथ मिलकर गुणाशेखर को भगाने का प्लान करती है। तभी वेट्टिया उस दासी का गला काट देता है, जिससे चंद्रमुखी बहुत डर जाती है और गुणाशेखर और चंद्रमुखी को नाचने को कहता है। फिर दोनों नाचने लगते हैं। तभी वेट्टिया गुणाशेखर का गला काट देता है और चंद्रमुखी को जला देता है। तब से चंद्रमुखी आत्मा बनकर वेट्टिया को मारने के लिए भटक रही है। अब वेट्टिया भी महल में काफी परेशान होने लगता था। उसे चंद्रमुखी की याद सताने लगती थी। फिर बेसमेंट में जाकर बैठने लगा। तभी एक सांप आकर उसे डस लेता है और वो मारा जाता है। फिर अब सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं और पंडित जी सभी परिवार वालों को समझाते हैं कि जिस तरह दिव्या खुद को चंद्रमुखी समझ रही है, उसी तरह पांडियन भी खुद को वेट्टिया समझ रहा है। इसीलिए पंडित जी एक प्लान बनाता है वेट्टिया को मारने का, यानी पांडियन को कुर्बानी देना पड़ेगा।
क्योंकि उसके अंदर बेटिया हावी कर चुका है। इधर दिव्या चंद्रमुखी बनकर पागलों की तरह नाचती है और तलवार लेकर बेटिया से लड़ाई करने लगती हैं। तभी पांड्यन एक घेरे के अंदर आ जाता है, जिससे बेटिया का आत्मा उसके शरीर से निकल जाता है। फिर भी पांड्यन बेटिया का एक्टिंग करता है और दिव्या के साथ लड़ने लगता है, नहीं तो बेटिया ना होने पर दिव्या का जान जा सकती थी। अब पांड्यन पर्दे से लिपट जाता है, तभी चंद्रमुखी उसका गला काट देती है और उसको जला के मार देती है। दरअसल पांड्यन जिंदा है, क्योंकि पर्दे के पीछे पहले से ही अघोरी बाबा था, उसका ही गला काट दिया था चंद्रमुखी ने, क्योंकि ये यही अघोरी ही था जिसने चंद्रमुखी के प्रेमी के बारे में बताया, जिस कारण चंद्रमुखी ने अघोरी को श्राप दिया था कि उसकी मौत चंद्रमुखी के हाथों ही होगी। अब चंद्रमुखी की आत्मा को मुक्ति मिल गई है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब लोग हंसी खुशी अपने घर में वापस चले जाते हैं और इधर पांड्यन लक्ष्मी को अपने साथ लेकर जाते हैं। इसी के साथ चंद्रमुखी पार्ट 2 मूवी यही खत्म होती है।